अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। वो दिन जब हम कहते हैं कि दुआओं की कबूलियत का दिन है और वैसे भी बड़ी खुशी होती है जी। वर्किंग वीक खत्म हो जाता है, वीकेंड के प्लान्स आपके सामने होते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इस वीकेंड पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। आपको ये भी बताते चलें कि इस वीकेंड पे 2020 का पहला सुपर मून भी होने वाला है, यानी दैट फुल मून जिसमें वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा मैजिकल लगता है। तो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम मैजिक इन योर लाइफ, 8 या 9 तारीख को आसमान की तरफ देखना मत भूलिएगा। यू विल सी अ ब्यूटिफुल मून। लेकिन भाई हमें फुर्सत कहाँ है आसमान की तरफ देखने की या कुछ और सोचने की, क्योंकि हम जिस डगर पे चल रहे हैं उसी पे चलना चाहते हैं। उसमें हम ये नहीं सोचते कि जो कवानीन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या हमें वो रोक रही हैं, कुछ कायदे ज़ाब्ते बता रही हैं। क्योंकि हमें जहाँ लगता है कि हमारे सामने कोई हर्डल आया, हम कोई चोर रास्ता निकाल लेते हैं। आपको पता है रॉन्ग वे में जाना सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स का बायस बनता है, ना सिर्फ कराची में बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक को दरम भरम करने में। जहां हम देख सकते हैं मोटरवे पे देखा जाए वहां पे ज़्यादा कवानीन सख्ती से लागू किए जाते हैं तो थोड़ी सी बेहतरी आपको नज़र आती है। लेकिन जब हमने लोगों से पूछा कि वो रॉन्ग वे क्यों जाते हैं और अपनी आदत को क्यों नहीं बदल सकते, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी तक रॉन्ग वे तो लोग जा रहे हैं। किसी जगह पे अगर पुलिस वाला खड़ा है तो वहाँ से नहीं जा रहे, जहाँ पर नहीं है वहाँ तो रॉन्ग वे तो चल ही रही है। इतना तो सख्ती नहीं हुई है, कोई वो नहीं हुआ है अभी इतना। मेरे ख्याल से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो लॉज को अवॉइड करना चाहिए जो बनाए गए हैं। तो अगर रॉन्ग वे में आ रहे हैं, चालान करने के अलावा सज़ा नहीं देनी चाहिए, चालान करना चाहिए, अमाउंट में चार्ज करें। यहाँ तो पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है कानून बन जाता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, समझ गए। तो ट्रैफिक का निज़ाम इतना ख़राब है कराची का कि अल्लाह मान अल्लाह हफीज़। बहुत कमी आई रॉन्ग वे में, बहुत ज़्यादा कमी आई है। जो आदि मुजरिम थे वो ख़त्म हो गए काफ़ी हद तक। अभी थोड़ा रह गया, ये भी चलानों के जरिए हम ख़त्म कर देंगे। हम बेचारे राहगीरों की क्या बात करें या गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, यहाँ तो बड़ी बड़ी ज़मीनें जब्त हो जाती हैं। आपको बताते चलें कि सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो रेलवे की ज़मीनें हैं उसके हवाले से हम देख सकते हैं कि केसेस काफ़ी गर्मा गर्म हुए हुए हैं। इस वक्त आपने देखा कि पूरी शानदार अपार्टमेंट्स की इमारत वहाँ पर खड़ी है, लोग मुकीम हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये अरबों की ज़मीन करोड़ों में बेच दी गई। यहाँ तक कि सेक्रेटरी रेलवे को ये तक कहा गया कि आप सेक्रेटरी रेलवे हैं, मुंशी नहीं हैं, ये किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं। वेकेशन का कंप्लीट नोटिस दे दिया गया है और कहा गया है कि इस इमारत को गिराया जाए। इस पे भी काफी गर्म ना होने का मेयर कराची का दावा दुरुस्त नहीं, बल्दियाती इदारों के पास मुकम्मल माली इख्तियारात हैं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी बल्दियात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप किसी के लाडले होंगे मगर यहाँ किसी के लाडले नहीं है। कभी आप लियारी, मंगो पीर, पाक कॉलोनी, लालू खेत और नाजमाबाद गए हैं? ये तो आर्टिकल 6 का केस बनता है। आप लोग आइन तोड़ रहे हैं। वजीर आला से रिपोर्ट लेकर दें क्यों नहीं हो रहा काम। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कई मंसूबे वर्ल्ड बैंक के ताउन से चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा लोगों को कुछ मिला या सब कुछ आपकी जेब में चला गया। आप लोग सूट पहनकर दफ्तरों में बैठे रहते हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं, यहाँ आकर कहानियाँ सुनाते हैं। कराची कोई गाँव नहीं, कभी कराची पाकिस्तान का नगीना हुआ करता था। क्या हशर कर दिया शहर कायद का। पार्क्स, कब्रिस्तान, रिफाई प्लॉट सब गायब हो गए। बड़ी दो टोक बातें की जा रही हैं और वाकई अगर पिछले 10 या 15 सालों में देखा जाए शहर कराची के हवाले से बहुत ज़्यादती हुई है। खुसूसन यहाँ पे एक बात जो गर्दिश कर रही थी कि कल जब मेयर कराची का आमना सामना था तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सिर्फ 10% जो लैंड है मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं। जिस पे पलट के चीफ जस्टिस ने फ़ौरन कहा कि अगर आपके पास इख्तियारात नहीं हैं तो फिर आप मेयर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी क्यों करते हैं। क्या ये इख्तियारात का मामला है, क्या ये अथॉरिटी का मामला है, क्या एब्सोल्यूट अथॉरिटी चाहिए बल्दियाती इदारों को? ठीक है, मुंतकली इख्तियारात की होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल तक ये ऑटोनॉमी ऑफ पावर नहीं पहुंची थी। लेकिन क्या इसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की नेग्लिजेंस शहर कराची बर्दाश्त कर रहा है, ये क्रिमिनल नहीं है। इस पर बात करेंगे और भी, लेकिन अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आएंगे तो आपको बताएंगे कि आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरा स्ट्रिंग्स का फेवरेट सॉन्ग यही है, सर किए ये पहाड़। जब पहाड़ों की बात आती है तो हम सलाम पेश करते हैं उन लोगों को जो माउंटेनियर्स हैं और इतने मुश्किल गुजार रास्तों से गुजरकर वो भी यही बात करते हैं, सर किए ये पहाड़। सो आपको मिलवाएंगे एक ज़बरदस्त माउंटेनियर से, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अमूमन जब इंडिया के प्रोटेस्ट की बात की जाती है तो एक आर्टिकल पीसेस की आप एक वेव देखें तो कहा जा रहा है इंडिया का जो सेक्युलर एक रुख था और पूरी दुनिया में परसेप्शन था उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हम आपको तारीख के दरीचों में लेके जाना चाहते हैं 1945 यानी आज से 75 साल कबल किस तरह की बातें हो रही थी। हमारे पास एक आर्टिकल है जो कि उस जमाने में डॉन अखबार में छपा था और उसमें कहा गया कि हैदराबाद में और जमुना के किनारे तकरीबन 1000 से ज्यादा प्रीस्ट जो हैं, जो हिंदू मुख्तलिफ पंडित हैं, वो तैयारी कर रहे हैं जमुना के गिर्द एक बहुत बड़ी भेंट जिसको महायज्ञ कहा जाता है उसकी, जिसके अंदर वो बहुत सारा घी और अनाज वहां पे जलाएंगे और जितने दिन वहां पे है ये अग्नि जलती रहेगी। एंड दिस इज जस्ट टू शो यू कि इससे तकरीबन 1 साल कबल इंडिया में कहत साली हुई थी। तो उस जमाने में भी आर्टिकल पीसेस लिखे जा रहे थे कि ना ये हिंदुइज्म का ट्रूली मेन स्ट्रीम पार्ट है, रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये कितना अहम जुज़ था कि उस वक्त भी उनका ख्यालात में आम आदमी किसी खाते में नहीं था। वो अगर भूखा मरता है मर जाए, लेकिन ये अनाज की अग्नि चढ़ाई जा रही होती थी। सो दिस इज द सेम फायर व्हिच इज नाउ हैज बीन ब्रूइंग एंड नाउ कंटिन्यूज टू बर्न इन इंडिया। लेकिन आपको लिए चलते हैं कि आजकल जो टॉप स्टोरीज हैं आज की आज इन फोकस, उसमें क्या कुछ हो रहा है। लेट्स टेक अ लुक जी। और एक्सक्लूसिव मालूम जब्बा से हमारे पास इंटरव्यूज़ होंगे हमारे मंडे के शो में, उसको देखना मत भूलिएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने काफ़ी धुआंधार तकरीर की और ख़ास तौर पे इसमें जिक्र किया गया चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का। उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम हमेशा लगाया जाता है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की शुगर मिल्स हैं, ये शुगर मिल्स कब की बंद पड़ी हैं। इस वक्त जो शुगर मिल्स के असल मालिकान हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है इस बढ़ती हुई कीमत के, वो तो PTI की सफ़ों में मौजूद हैं। ये था कल का कारनामा जिसके ऊपर बड़ी बहस अभी भी हो रही है। देखना ये है मामला आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा आपको लिए चलते हैं मिलो पाकिस्तान से की तरफ। ये पहाड़ तो हमारे सामने हैं, लेकिन वो नौजवान जो पहाड़ों को सर कर रहे हैं आज उससे मुलाकात करवाते हैं। खुसूसन एशिया से बाहर दुनिया की जो सबसे बड़ी पीक मानी जाती है वो है अर्जेंटीना में, इन्होंने उसको सर किया है। आइए सबसे पहले इसके हवाले से दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर उनसे मुलाकात भी आपकी करवाते हैं। वेलकम बैक जी। आप देख रहे थे असद मेमन की ये ज़बरदस्त रिपोर्ट। आपकी इनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है मेरे शो में और इनकी यूनिक बात ये थी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कराची से सिंध से इनका ताल्लुक़ है और आम तौर पर मैं यहाँ पे माउंटेनियर्स को कम देखती हूँ क्योंकि हमारी टोपोग्राफी में आपको इस तरह की सहूलत भी नहीं मिलती, शौक भी नहीं पैदा होता। बट ही हैज़ बिन गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लास्ट टाइम जब भी हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने माउंटेन समिट किए थे, मुझे याद है ही वॉज वेयरिंग एन अजरक, ही हैड अ कश्मीरी फ्लैग और इन्होंने अपने इस एडवेंचर को, इस कामयाबी को कश्मीरियों के नाम किया था। आज हम देख सकते हैं कि अनदर माउंटेन समिटेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस टुक अबाउट 20 डेज, 20 दिन लगे तुम्हें इस माउंटेन को सर करने में, फिर 5 दिन उतरने में लगते हैं। मैं हमेशा ये सवाल करना चाहती थी कि इंसान चलो एक जद्दोजहद लगन के साथ पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है, उतरते वक्त क्या तासुरात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं? आप टायर्ड होते हो क्योंकि इट्स लाइक पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, फोकस के साथ आप ऊपर तो पहुंच गए, देन यू हैव टू कम बैक। लेकिन आपके पास उतनी एनर्जी होती नहीं है क्योंकि लाइक इफ इमेजिन करें आप 20 दिन तक आपका एक लिमिटेड स्टॉक होता है खाने का, यू डोंट हैव इनफ फूड कि आप जो भी चाहो खाओ। उस लिमिटेड एनर्जी को स्टोर करने के लिए ऊपर पहुंच बाद जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, हादसे होते हैं या डेथ्स होती हैं, वो 80% डिसेंट पे होती हैं। सो इट्स वेरी टफ कमिंग डाउन एंड मोस्टली माउंटेनियरिंग में कहा जाता है कि समिटिंग इज नॉट द जॉब डन, इट्स 50% इज गेटिंग बैक। तो जब आप ऊपर जाके सही सलामत नीचे आते हो, दैट्स द कंप्लीट जॉब डन, दैट्स द कंप्लीट समिट। और जिस तरह कहा जाता है कि आपकी बॉडी टायर्ड है, आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, वो जो हाई था एक ऊपर जाने का वो हो चुका है। व्हाट कीप्स यू गोइंग? जब आप नीचे उतर रहे थे इस दफा खास तौर पे, क्या जहन में चल रहा था? आई हैड अ फ्लाइट, 36 आवर्स फ्लाइट विद लेओवर्स। इतनी मेहनत से लारकाना से निकल के, पाकिस्तान से निकल के अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में जाना, पहली दफ़ा जाना, मोटिवेशन, डेडिकेशन, आई वॉज 100% अप टू द टास्क। ये करना है मुझे। आई एम नॉट गोइंग बैक, आई एम नॉट कमिंग डाउन, आई हैव टू बी देयर। सिर्फ एक छोटा सा खौफ था, वो था वेदर। यू कांट कंट्रोल द नेचुरल फोर्सेस एंड अल्लाह का बहुत करम है कि वेदर हमारे समिट के दिन बहुत बेहतर थी। उससे पहले इट वाज लाइक 100 किलोमीटर्स पर आवर विंड एंड उस विंड में इट्स चांसेस कि आप उड़ जाओ, नो मैटर आप कितने भी रस्से बांधो अपने आप, उस विंड को बर्दाश्त करना इट्स वेरी टफ एट द समिट। वहाँ पे कोई सहारा नहीं होता, कुछ नहीं होता,
and it's सिवाय अल्लाह की ज़ात की, बिल्कुल। है ना? मुझे ये बताओ कि तैयारी कैसे की, जब तक मेरी आपसे आखिरी मुलाकात हुई थी उससे लेके अब तक हाउ हैज़ द जर्नी बिन, यानी इसके लिए स्पॉन्सरशिप्स मिली हैं, सपोर्ट मिला आपकी वजह से, अब लाड़काना में, सिंध में, कराची में क्या और नौजवान माउंटेनियरिंग की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी भी होनी बाकी हैं, अभी तक नहीं हुई। एज फार एज ट्रेनिंग इज़ कंसर्न बहुत लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे मैं कर सकता हूँ, लेकिन देयर इज़ few people who are very kind to me and मेरी इस जिदोजहद को या इस मिशन को देखते हुए they have been providing platforms, like there's a place called CORE, कराची में एक place है CORE, so they have been कुछ ना कुछ they have been giving me something to train, like it's a gym जहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि I can't be able to visit इस्लामाबाद regularly। कराची से हर दफ़ा इस्लामाबाद माउंटेन्स, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं जा सकता। so what I am doing is कराची में जो भी मुझे मौका मिले, like running, then it's swimming, then it's cycling, उसके अलावा जिमिंग। इसके अलावा असद, इसमें मैं एक बात और भी पूछना चाहूँगी। मेरी मुलाकात इस वीकेंड पे कुछ माउंटेनियर्स हुए, इनफैक्ट आई मेट अ फ्यू लेडीज़ जिन्होंने किलिमंजारो को समिट किया है, तो उनका ये कहना था कि कई दफ़ा जब आप एक ग्रुप के तौर पे ऊपर जा रहे होते हैं, ये बात आपको बड़ा डरा देती है कि जब आप अपने से ज़्यादा कोई फिजिकली फिट इंसान को कोलैप्स करता हुआ देखो, आप देखो कि यार मुझे लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँगी। एंड देयर आर टाइम्स जब आपकी फिजिकल फिटनेस, यानी सही है, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपका कार्डियो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन आपकी ब्रीदिंग, आपके लंग्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। उसके लिए कैसे तैयारी करते हैं? You know what? Mountaineering is a three-dimensional sports. Okay. A physical side, mental side, and most important emotional side. जितना ऊपर आप माउंटेनियर में कोई बॉडी बिल्डर नहीं देखोगे, कोई मस्कुलर बंदा नहीं देखोगे, you have to be 100% fit, fine, लेकिन उस फिटनेस के बाद भी there are some other forces, like force, आपका समिट आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी परसिस्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, जब आप अकेले होते हैं इतना टाइम, यानी 20 डेज, आपका सिर्फ ये हदफ है कि रात ढलने से पहले पहले तक हमने एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचना है, फिजिकल दुश्वारी है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जहन में क्या चल रहा था इतना टाइम जब अपने साथ इंसान अकेला गुजारता है, तो व्हाट आर द थॉट्स, यानी क्या फेलियर्स याद आ रहे होते हैं, डिप्रेशन हो रही होती है, क्या हो रहा होता है उस वक्त? लाइक ड्रास्टिक आइडियाज, पता नहीं एक आइडिया यहाँ से निकलता है, एक दूसरा आइडिया आपको यहाँ से आता है, एंड एट द टाइम सब लोग यही कहते हैं कि आप मत सोचें, इतना मत सोचें, कीप काम, ब्रीथ, एंड सबसे मेन चीज़ है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जब आप माउंटेनियरिंग में करते हो, जो मोस्टली लोग परेशान होते हैं या जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है डिहाइड्रेशन। व्हेन यू आर अप, बहुत ठंड होती है, यू डोंट फील कि आपको प्यास लगी है, बट यू हैव टू कीप ड्रिंकिंग। अगर आपने ऊपर जाना है, जो आपने कहा कि वो सांस का मसला, ऑक्सीजन का मसला, इस सब का हल ड्रिंकिंग है, क्योंकि आपके थिन होती जा रही है हवा, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, तो एटलीस्ट आपको अपने मसल्स को, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। वैसे ये ज़रा सी टिप जो है ना, तमाम फिटनेस फ्रीक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिम में जाते हैं, आप बहुत अच्छा कार्डियो नहीं कर सकते, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते अगर आपके मसल्स डिहाइड्रेटेड हैं, आप जल्दी थक जाओगे, आपसे एक्सरसाइज होगी ही नहीं। एंड जस्ट इमेजिन आप सी लेवल से 20,000 फीट ऊपर हो, एंड यू आर नॉट ड्रिंकिंग वेल, एंड यू हैव टू ड्रिंक लाइक 6 लीटर्स पर डे। इमेजिन, हम यहाँ पे नहीं पीते 6 लीटर, क्योंकि वहाँ पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो यू हैव टू बी। मैं पर्सनली आई हैव 2 बॉटल्स, ठीक है, सो इट्स 1.5 लीटर्स, सो आई मेक श्योर मैं अगर 4 बोतलें पीनी है तुमने एटलीस्ट एक कैंप से निकलने के बाद दूसरे कैंप तक आई हैव टू बी लाइक। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ऐसा तुमसे होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट माउंटेन दैट यू आर प्लानिंग टू समिट इंशाल्लाह? इट्स दिनाली, व्हिच इज सिचुएटेड इन अलास्का। अलास्का इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द प्लेनेट। अपने लिए, और वो कहते हैं ना, अपने आप को अपग्रेड कर लिया, चैलेंज को और टफ कर लिया, चैलेंज एक्सेप्टेड। वेल, थैंक यू सो मच असद फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। एक चीज पे ऐड कर दूं, यू आर मिसिंग वन मेन थिंग। ओके, इस जर्नी में आई हैड अ बैकपैक ऑफ 28 kgs। वाओ, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैड द फ्लैग of Pakistan and Kashmir as well. जबरदस्त। And that flag was like 150 feet long. तुम सबसे बड़ा झंडा परचम लेके गए हो। In the history of mountaineering, लोग इतना लेके जाते हैं, मैक्सिमम 1 मीटर लेके जाते हैं। It was 50 मीटर, 150 feet. वाओ, ये देखें जी, ना सिर्फ ये कि परचम को सरबुलंद किया, लेकिन परचम का साइज भी, यानी यू हैड द बिगेस्ट फ्लैग दैट यू कुड कैरी। मैंने अपना फुट सप्लीमेंट नहीं लिया, बिकॉज आई हैड टू बी लाइक इट्स वेरी क्रेजी। डू और डाई होता है, आपकी प्रायोरिटीज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया असद, एंड इट्स अ ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देनाली व्हिच इज इन अलास्का। इसी के साथ लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे
तो आज जुम्मे का दिन है, हमेशा की तरह तिब्बे नबी का भी सेगमेंट होगा। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जुम्मे का रोज़ तिब्बे नबवी से अब हम कुछ फ़वाइद हासिल करेंगे। आज का जो मौजू है वो बेर है, यानी बेरी के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और अभी ऑफलाइन जब हम गुफ्तगू कर रहे थे आपकी भी नॉलेज में होगा कि सिदरा का जो नाम है यानी सिदरातुल मुंतहा से मुनासबत है। और अगर आप पूरे अरब कल्चर में देखें, सिदरा बेसिकली बेरी के दरख्त को कहते हैं। तो आज ज़रा हम इसी की तय में जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या तिब्बे नबवी की नज़र से हमारे पास फ़ज़ाइल मौजूद हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आगा अब्बास साहब, इनको वेलकम करते हैं टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए, ठीक ठाक। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये वाहिद फल है जो मुझे पसंद नहीं है खाने में। मुझे इसकी खुशबू नहीं अच्छी लगती, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मेरी अम्मी को बहुत पसंद है और आज अम्मी खास तौर पे देख रही होंगी कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये बताइए कि कुछ खास मेडिकल कंडीशंस में खास तौर पे ये काम होगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि कई लोग जब बीमार होते हैं तो उनको गुस्ले सेहत के तौर पे भी कहा जाता है कि बेरी के पत्तों से जो पानी तैयार किया है उससे नहा लिया जाए। बिल्कुल रहमान रहीम। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बेरी के पत्तों से नहलवाते हैं ताकि नेगेटिव वेव्स, जिसे हम आम फहम ज़बान में नहुसत कहते हैं, मतलब इंसान से नहुसत दूर हो जाए। और जो नेगेटिव वेव्स होते हैं बीमारी की वजह से इंसान के इर्द गिर्द नेगेटिव वेव्स घेर के रखती हैं उसको, तो वो उससे बेरी के पत्तों के जोश दे के उसके बाद नीम गर्म पानी से नहलाते हैं ताकि उसकी नेगेटिव वेव्स ख़त्म हो जाएं। अच्छा, ये तो ज़िंदगी में इंसान नहा सकता है। और सर भी धोने के अहकामात मिलते हैं। सर धोने से होता यह है कि जो लोग नमाज पढ़ने में चौंकते हैं और वसवसा शैतानी उनके जहन में आते हैं और नमाज भूल जाते हैं, अक्सर लोग उसके पानी से, बेरी के पत्तों के पानी से जब सर धोते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। वसवसा शैतानी दूर हो जाता है, नमाज भूलना बंद हो जाती है और वैसे भी ख्यालात मुंतशिर नहीं होते हैं। आपका फोकस बेहतर हो जाता है। देखिए, सारी गेम ही अगर आप दुनिया में देखें, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन अपने काम पे अटेंशन नहीं दे पाते। वो कहीं ना कहीं उनका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है। जरा सा काम शुरू करते हैं, फिर दिल चाहता है कि नहीं इससे जुड़ के कोई और काम शुरू करते हैं, तो कुछ भी खत्म नहीं होता। अच्छा, मुर्दों को भी इसके पानी से हदीसों में मिलता है। हाँ, मुर्दों को इसके पानी से नहलाते हैं, बेरी के पत्तों के पानी से नहलाते हैं, गुस्ल देते हैं ताकि उनके तरक्की दर्जात के लिए ऐसा काम किया जाता है। और मैंने कहा ना, उसकी बहुत पॉजिटिव वेव्स होती हैं बेरी के पत्तों के पानी के। और ये सिदरतुल मुंतहा का जिक्र है जहाँ मादी दुनिया की हद ख़त्म हो जाती है, आखिरी सरहद है मादी दुनिया की। वहाँ पर ये दरख्त लगा हुआ है और रिवायात में मिलता है कि जन्नत के दाएं जानिब लगा हुआ है। और जिब्राइल अमीन जब शब मेराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह, इस सिदरतुल मुंतहा से आगे मैं नहीं जा सकता वरना मेरे पर जल जाएंगे। तो उस जगह ये दरख्त लगा हुआ है और उस दरख्त में कांटे नहीं हैं और खुशबू बहुत ज़्यादा है उस दरख्त में, उसके फल भी बड़े, तो उसकी तारीफ़ें मिलती हैं रिवायात में। और वो दुनिया के इन दरख्तों से ज़रा थोड़ा सा अच्छा, वैसे हम बात कर रहे थे जैसे आगा साहब कि पहले आपको घर, यानी हमारे मुहावरों में भी देखे ना, जिस घर में बेरी का दरख्त होगा लोग पत्थर से ज़रूर मारेंगे, इस तरह के आप मिसालें देते हैं। इससे ये इशारा मिलता है कि नीम के दरख्त, बेरी का दरख्त आम हुआ करता था, यानी आपको जगह जगह नज़र आता था। अब जाहिर सी बात है वो ग्रीन कवर ही चला गया। इसके फल के बारे में कुछ बताइएगा। आपने जैसे कहा कि अमराज क़ल्ब में अगर लोग होते हैं, स्प्लीन का अगर कोई आर्जा है तो उसमें भी कारआमद साबित होता है, लेकिन उसके लिए कैसे इस्तेमाल करें? आर्जा क़ल्ब के लिए तो बेहतरीन है इसका मुरब्बा। अच्छा, बेर का मुरब्बा आर्जा क़ल्ब के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो बीमारी जो मर्ज़ इश्क की बदौलत लाहक हो जाए दिल को, उस बीमारी में कारआमद नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका कोई इलाज इसमें नहीं है। लेकिन वैसे जो आर्जा क़ल्ब में लोग मुब्तला हैं, जिनको इख्तिलाज क़ल्ब होता है, खफकान होता है दिल का, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है थोड़ा सा चलने से, पल्पिटेशन जिसे कहते हैं, उसका इसमें इलाज है। बेर का मुरब्बा खाना चाहिए, बहुत तेज़ी से पल्पिटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अच्छा, मुझे आपसे ये भी पूछना था कि अक्सर जब मुरब्बे का जिक्र किया जाता है, कुछ लोग कभी सेब के मुरब्बे की बात करते हैं, जैसे आपने बेरी के मुरब्बे, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, इसको थोड़ा सा बॉयल किया जाता है और उसके बाद बहुत से लोग इसको शीरे में डुबो के रख देते हैं कुछ अरसे के लिए, बर्नी बंद करके। लेकिन ज़्यादातर लोग जो होशियार होते हैं वो इसको शहद के अंदर मिला के रख देते हैं, शहद के शीरे में उसको रख देते हैं, तो उससे वो बहुत ज़्यादा कारआमद होता है दिल के लिए, इसीलिए ज़्यादा असरअंदाज होता है। अच्छा, स्प्लीन के लिए मैं अर्ज़ करूँ, इसके जो पत्ते होते हैं
वैसे तो मैं ये बता दूं कि स्प्लीन से पहले मैं जिक्र करूं कि पेट के तमाम अमराज, पेट की जलन, पेट के कीड़े ये खारिज कर देता है बेर, पेट की जलन, सीने की जलन और गैसेस वगैरह को ये खारिज करता है। यानी अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझ रहे हैं कि कमज़ोर है, उसमें कोई भी मसला है, तो आप बेर खाएं, लेकिन भारी होता है। अगेन खाएं किस वक्त? और दिन के टाइम खाएं, रात के टाइम ना खाएं। भारी होता है, देर से हजम होता है, जल्दी हजम नहीं होता। दिन के टाइम इसको खाया जाए, और अगर खाना खाने से या नाश्ता करने से सुबह पहले अगर 10 मिनट पहले भी खा लें, एक 10 बेर या 5 बेर 8 बेर खा लें, भूख खुल के लगती है। बस इसका ये बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। अच्छा, जिन लोगों को बार बार यूरिन के लिए भागना पड़ता है, पेशाब करना पड़ता है, बार बार जाके वॉशरूम जाना पड़ता है, और मसाना कमज़ोर हो जाता है, अगर वो लोग दिन में 5 बजे के टाइम पे कोई 7-8 दाने अगर ये खाएंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोपहर के बाद यानी आप शाम के शाम के 4-5 बजे के टाइम खाएंगे। अच्छा, जो बच्चे रात को सोते में चौंकते हैं और रोते हैं, हड़बड़ा के उठते हैं और रोते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों को इसका रस निकालने के बाद, वो भी दिन के टाइम पर आप उन बच्चों को पिला दें, तो रात को चीखे मार के जो बच्चे उठते हैं और चौंकते हैं, डरते हैं, ख्वाब में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। रस निकालने से आपकी मुराद है जूसर में, जैसे हमने डाल के जैसे गुठली अलग की और जूसर में उसको आपने रस निकाली। इसकी गुठली के भी एक फ़ायदे बताता हूँ। अगर इसकी गुठली को सुखाने के बाद और उसको ग्राइंड करने के बाद उसको पेस्ट बना लें, टूटी हुई हड्डी पर अगर इसको लगाया जाए तो हड्डी जोड़ दिया करता है। अच्छा, इसका एक कमाल ये भी है, बहुत से लोगों को हल्का फुल्का फ्रैक्चर आता है, अगर उस जगह इसको हड्डी का, इसकी जो गुठली होती है उसका पेस्ट बना के उस जगह लगाया जाए, चंद दिन के अंदर वो हड्डी, बाल जो है अंदर पड़ जाता है हड्डी में, वो जुड़ जाया करता है। हेयर लाइन फ्रैक्चर्स जिनको कहा जाता है, उसके लिए बहुत कमाल की चीज़ है ये, बहुत कमाल की चीज़ है। इसके पत्तों के लिए, स्प्लीन के लिए मैं अर्ज कर रहा था कि 2 किलो के करीब पत्ते हों इसके, और उसको अच्छी तरह धोने के बाद उसको आप 3 kg पानी में, 3 किलो पानी में उसको उबालना शुरू करें। जब 1 किलो पानी रह जाए उस वक्त उसको ठंडा करके और छान के निकाल लें। 62 ग्राम, 62 ग्राम, 62 ग्राम दिन के टाइम पर, दोपहर के टाइम पे 62 ग्राम आप सिर्फ पिएं। चंद दिन यानी कि तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आपके तिल्ली का वर्म और तिल्ली का दर्द, ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि हम हर चीज़ को जब हेल्थ से जोड़ते हैं तो साथ साथ हमें ये भी बताना चाहिए उसके कोई आपको ब्यूटी फायदे हैं या नहीं। बेर का कोई आप बताएं कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस, एस्थेटिक्स, आपकी खूबसूरती में इजाफा करता है या नहीं? देखिए, बिल्कुल खूबसूरती में इजाफा करता है। बेर के जो पत्ते होते हैं, अगर इसका लेप बनाया जाए, लेप यानी कि वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा हम टॉपिक के बारे में इंटरनली भी बात कर रहे थे। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, सॉरी मैंने नहीं डाला, ब्रेक में डाल दूंगी, लेकिन आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट आपको पता है, फेसबुक का आपको अकाउंट मेरा पता है। बात आज हमने करनी है डबल स्टैंडर्ड्स या दोहरे मेयार की, यानी जो चीज़ मेरे लिए सही है क्या मैं दूसरों के लिए भी सही मानती हूँ। और इसका सबसे बड़ा फ़र्क जो शुरू होता है हमारे घरों में बड़ों और छोटों पर हो जाता है। बड़ा अगर झूठ बोले और अपने बच्चे को भी ये कहे कि भाई उनको कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं, तो ये एक्सेप्टेबल होता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड आपकी देखा देखी बच्चा जब आपसे झूठ बोलना शुरू करता है तो आप उसको पूरा सच का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। इसी तरह चाहे हमारी कोई भी गलती हो, आप देखिए ऑफिसेज में अक्सर इस बात पे डांट पड़ रही होती है कि तुम टाइम पे नहीं आए हो, जबकि ऑन दी अदर हैंड जो लीडरशिप पोजीशन में जो बॉसेस होते हैं वो हमेशा लेट आ रहे होते हैं। तो हम जो चीज़ दूसरों को कहते हैं करने के लिए, सबसे पहले क्या हम अपने आप पे वो अप्लाई करते हैं? या अगर अपने आप को वो लाइसेंस देते हैं कि भाई ये गलती हम कर सकते हैं, तो फिर दूसरों के लिए वो गलत क्यों? यही तबकाती निज़ाम आप अमीर गरीब में देखेंगे, अथॉरिटी और उसके बेचारा जो उसके अंडर काम करता है वहाँ देखेंगे, इवन लड़का और लड़की में देखेंगे। जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बेटे को तो ये अलाउड होता है, लड़का है बाहर जाएगा ही, मगरिब के बाद भी बाहर बैठा है, दोस्तों के साथ प्लान है, बेटा बस 10-11 बजे तक आ जाना और फ़ोन खुला रखना। ऑन दी अदर हैंड लड़की के लिए आप रूल्स अलग बनाते हैं, तो आप उसको हमेशा से ये बताते हैं कि दिस इज़ अ डबल स्टैंडर्ड्स एटमॉस्फेयर। इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन में लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑफिस में अभी तक यही बिहेवियर है और ये चेंज होना चाहिए। दोनों इक्वालिटी आनी चाहिए। जैसे कि आजकल फेमिनिज्म बहुत पीक पे है, तो उस हिसाब से इक्वालिटी को सबसे ज़्यादा देखना चाहिए। उनको ज़्यादा फेवर मिलती है एज़ कम्पेयर टू द मैन। फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, मेंस के साथ वही जो पुराना बिहेवियर है वही चल रहा होता है। टीचर्स का डबल स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल होता है। बहुत से बच्चों को फेवरेटिज्म ज़्यादा मिलता है, बहुत से को कम मिलता है। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फेवरेटिज्म के चक्कर में निकल जाते हैं आगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं
कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके मसले मसाइल होते हैं, जिन्होंने टीचर्स को पिन किया हुआ होता है, तो फिर टीचर्स मार्क कार्ड भी लेते हैं। ऑफिस के अंदर हमारे यहाँ जो है वो मेरे ख्याल में लड़कियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, लड़कों को बहुत भगाया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जो बॉसेस ऐसा कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर बेटियों को दबाया जाता है और अक्सर यार भाइयों तो होते हैं वो खुद कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि यार बहन होती हैं आखिर वो भी उनकी। तो मैं समझता हूँ ये दोनों इक्वली होता है, मगर बेटी को ज़्यादा फोकस देनी ही चाहिए उसूलन मेरे हिसाब से। तो यार ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वॉइस पे कि माँ अगर बेटी के साथ जैसा चल रही है, बहू के साथ जैसा चल रही है, तो उन पे डिपेंड करता है। अगर बहू का रवैया माँ के साथ अगर उस नेचर का नहीं है कि वो बेटी बन के नहीं रह रही, तो माँ का रवैया लाजमी चेंज होगा। बेटी को आजकल के माहौल का जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, बेटी शो शा करके चल रही है, वो हमें तो जेब नहीं देता। अगर मैं भी एज अ ब्रदर बोलूँगा, मैं अपनी बहन को कभी भी बाहर नहीं भेजूंगा। तो वालिदैन को इस चीज़ पर सख्ती करनी चाहिए बाकायदा, क्योंकि बेटी भले एक लिमिट तक हो, शाम तक चले, शाम तक, लेकिन पेरेंट्स के साथ चले। ये तो हर जगह है, आप कहीं भी जाओ आपको मिलेगा। अगर आप किसी के ज़्यादा आगे पीछे घूमोगे तो वो जल्दी आपको ऊपर लेके आएगा, अगर आप ज़्यादा नहीं घूमोगे तो वो आप जहाँ बस वहीं हो। जी जनाब, आपने सुना कि डबल स्टैंडर्ड्स हर जगह हैं। अगर आपने आगे बढ़ना है तो कईयों से बना के भी रखनी है और इस डबल स्टैंडर्ड को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इसमें कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, तबकाती फ़र्क भी है और बहुत कुछ भी है। क्या आप भी इसके गिल्टी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबसे ये गलती होती है। तो क्या आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं? हमें कॉल कीजिए और बताइए। मेरे ज़बरदस्त पैनल से आपका तारुफ कराती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अली जमाली, ब्रुक्स फार्मा में ये HR और कंसल्टिंग को, यानी जो ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट है उस फंक्शन को लीड कर रहे हैं। वैसे इनका माजी में ताल्लुक स्कूल ऑफ लीडरशिप से भी रहा है। थैंक यू सो मच फरहान फॉर बीइंग हियर। और हमारी अगली दो मेहमान, इनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, दोनों ही टेलीविजन पर्सनालिटीज़ हैं, अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्ट की बात हो या फिर ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाने की बात हो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे हैव अ व्यू ऑन लाइफ, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वील एक्सप्लोर टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस एंड ऑफ कोर्स शेफ फरदा शुएब। क्या हाल चाल है आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। पहले तो आपकी मुबारकबाद ड्यू है, आप तुर्की के बाद लंदन गई डॉक्टर बिल्कीस और वहाँ से अवार्ड भी लेके आई हैं ज़बरदस्त। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सो मच। जो हमारा टॉपिक है आज का, फरहान, अगर आपको बेनिफिट देते हुए कि आप यू द ओनली मेल ओवर हियर, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो बॉस वाली मैंने मिसाल दी, क्या आपको लगता है कि इससे बड़े लोगों के जहन में बड़ी बातें आती हैं? लोग कहते हैं कि जी कैंप्स बने हुए होते हैं, कोई किसी का मंजूर नज़र होता है, कोई किसी का फेवरेट होता है, कोई फलाने कॉन्टैक्ट से आया है तो वो काम करे ना करे उसको डांटनी पड़ती, लेकिन वो जो बेचारा मेरिट पे आया होता है या जो अपने आप को फील करे इनसिक्योर, वो हमेशा ही बेचारा इसी गम में मारा जाता है कि मेरे साथ तो दोहरा निज़ाम है। सो ट्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी। आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर कॉर्पोरेट कल्चर में देखें तो ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल पाए जाते हैं, चाहे वो जेंडर बेस्ड डबल स्टैंडर्ड हो या जैसे आपने बात की कि फेवरेटिज्म हो या ऑफिस पॉलिटिक्स हो, ये चलता रहता है। बट जो इसमें मेन रोल है वो आता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। मुआशरे में तो ये चीज़ें मौजूद हैं, मुआशरे में ऑफिस भी उसी मुआशरे का ही हिस्सा है बिल्कुल। और बट पॉइंट ये है कि अगर मेरे साथ डबल स्टैंडर्ड हो रहे हैं तो तब मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि अगर आप इस चीज़ के विक्टिम हैं तो आपको किस तरह से इन चीज़ों को डील करना चाहिए। वैसे जो ना इश्क की तरह ना विक्टिमहुड भी एक कैफियत है, कभी भी किसी पे भी तारी हो सकती है। डॉक्टर बिल्कीस, वैसे मर्द हजरात की थोड़ी सी साइड लेनी चाहिए। कॉर्पोरेट कल्चर में मैंने आमतौर पे देखा है, हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट ऐसा है कि कोई खातून अगर जाके कहना जी मुझे घर से इजाजत नहीं है, मैं लेट सिटिंग नहीं कर सकती या मुझे फॉरेन जाना है, तो आप उसको लीवे दे देते हैं। आदमी बेचारे स्पेशली जो ईयर एंड क्लोजिंग है, ये बहाना नहीं बना सकते। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप बिल्कुल सही करिए। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड का जो मयार है वो खवातीन की फेवर में हो जाता है। लेकिन एक चीज जो है डबल स्टैंडर्ड का मयार जो खवातीन के फेवर में नहीं होता, वो गाड़ी चलाना है। हाँ बिल्कुल सही। और आप यकीन करें, मैंने इसीलिए मतलब कि इसको तर्क कर दिया क्योंकि जानबूझ के तंग किया जाता है कि खातून है और मतलब कि कुछ नहीं होना तो माशाल्लाह हमारे भाई सुना के चले जाते हैं। हाँ। तो इस निकलती क्यों है आप लोग? निकलती क्यों है? रॉन्ग साइड से ओवरटेक भी करते हैं, वो नहीं देखते कि वो उनकी मिस्टेक है, लेकिन तब भी वो 2 मिनट सब्र भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन वर्दा उसको तो दिलेरी की निशानी समझा जाता है ना कि भाई ड्राइविंग करो तो ऐसे दबंग अंदाज में करो। ये क्या बेचारी हर सिग्नल पे रुक रही है, लोगों का ख्याल कर रही है। अगर यही लोग इंटरनेशनली चले जाएं कहीं,
अगर लाइसेंस होल्ड करते हैं वहाँ का, क्या वो ये काम वहाँ पे कर सकते हैं? हाँ। कभी भी नहीं कर सकते। वहाँ पे सिग्नल तोड़ना तो दूर की बात है, आप रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने का सोच भी नहीं सकते। सही। बाइक चलाने वाले भी सुना के जाते हैं। अब तो खवातीन भी बाइक चला रही है, तो हो सकता है थोड़े समय आप फर्क देखेंगे। लेकिन ये जो खवातीन और मर्द हजरात का फर्क है, मुझे ये बताएं, आज से बहुत पुरानी बात नहीं है फरहान, अगर फीमेल बॉस होती है, अगर वो गुस्से से डांट के अपने अपने पोजीशन का सही इस्तेमाल करते हुए अपने मातहत लोगों को कहे कि ये काम करना है, तो उसको लोग अपनी अना का मसला बना लेते हैं। देयर सो मेनी मेन हु से आदमी अगर डांटे मेरा बॉस हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, औरत मुझ पे नहीं चिल्लाएगी। ये कल्चर अब तब्दील हुआ है? बिल्कुल तब्दील हुआ है। अगर आप मुआशरे को देखें, जैसे मुआशरा इवॉल्व हो रहा है, तो ऐसे घरों में भी होता था, ऐसे मुआशरे में भी होता था कि औरत को हमने हमेशा कमतर ही समझा है और मर्द की हुक्मरानी। बट जैसे जैसे मुआशरा आगे बढ़ा है तो ये चेंज आया है। अब आप देखें कि जैसे आपकी मिसाल है, आप जैसी रोल मॉडल हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, और भी बाकी सारी ख़वातीन हैं जो कि कॉर्पोरेट कल्चर में लीडरशिप पोजीशंस पर हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो अवेयरनेस आने की वजह से ये जो तबकाती फ़र्क है, ये अगर ख़त्म नहीं हुआ तो कम ज़रूर हुआ है। ऑफिसेज में शायद हम अपने रोल्स में बंधे हुए होते हैं, वरना आज भी मुझे लगता है कि हमारे घर में अगर मेल हेल्प है, अगर मेल खानसामा है या मेल ड्राइवर है, हम नहीं करते कि अपने भाई को या अब्बू को सामने कर देते कि आप बात करें, मैं कहूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो आज भी हम फेस करते हैं। नहीं एग्जैक्टली। अच्छा, ये चीज़ें बाज़ जगह ये कि हमें घर से भी यही चीज़ हमें सिखाई जाती है कि ये तुम्हारा डोमेन नहीं है, बंदे मैं खुद बात कर लूँगा, या मैन टू मैन टॉक करेंगे। और शुरू से ही जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे थे सिद्रा, कि हम लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड्स हम रखते हैं कि अगर लड़का है तो वो बाहर रहे या वो मेल से बात करे, अगर लड़की किसी आदमी से या अपने किसी फ्रेंड से या किसी काम के लिए बात कर रही होगी ना, तो आस पड़ोस की या घर में से ही कोई ना कोई उठ के सवाल जरूर करना खड़ा होगा, भाई तुम क्यों बात कर रही थी खड़े होके, ऐसे क्या था, ऐसी क्या बात है कि तुम बाहर खड़े होके बात कर रही हो। वरदा मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जिसपे मुझे गुस्सा चढ़ता है, हम छोटी सी उम्र के बच्चों में जो बिल्कुल कच्चा जहन होता है, मासूम बच्चा होता है, वहां पे ये ख्याल डाल देते हैं। आप ये देखिए, 2 साल का 3 साल का बच्चा है, किसी रेस्टोरेंट में बैठा है, अगर कोई बहुत प्यारी सी खातून है, लड़की है, उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहा है, तो बड़े ये ना कॉलर चढ़ा के ये बात की जाती है, देखो लड़का है ना, बाप पे गया है, खूबसूरत लड़की देखी। आप कभी ये बात अपनी बेटी के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये डालते हैं उसके जहन में, ये कह के ये आपके डबल स्टैंडर्ड। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट अबाउट दैट कि बचपन से ही देखिए, फिर आप कहते हैं कि लड़के या बच्चे जो है वो बड़े होके आजकल जनरेशन जो है बिगड़ रही है। जस्ट बस लुक एट इट कि क्यों बिगड़ रही है। सही। आपकी जब बच्चा छोटा है, वही सेम आपकी वाली बात कि उसने कोई बात करी, किसी बोला कि यार आई लाइक दिस आंटी और शी, हाँ तो छोटे बच्चे के मैं बड़ा होकर इससे शादी करूंगा, आपने उसको स्टड बना के पेश किया और कहा ये बड़ी अच्छी बात है। बेटी के बारे में अगर कोई आपकी बेटी की वैसे भी तारीफ कर देगा, आप छोटी सी बच्ची क्यों ना हो, आपको बुरा लगता है। सो दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड ऑफ आवर सोसाइटी। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात करें? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। हैदराबाद से बात करूँ, कमाल अहमद। जी जी, कमाल साहब क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र। अधूरे में के हवाले से बात करनी थी। जी बताइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बात कीजिए। आई एम सॉरी, यू वेस्टिंग टू मच ऑफ आवर टाइम। दूसरी कॉल लेंगे हम। डॉक्टर बिल्किस क्या कहेंगी? तो ये लाशऊरी तौर पे हम करते हैं क्योंकि हम इसी कल्चर, इस माशरे का हिस्सा हैं। बिल्कुल लाशऊरी तौर पर करते हैं कि खवातीन को हमेशा, बिल्कुल आप सही कह रही थी कि अगर किसी से बात करने दिया जाए कि अभी भी तो कहते तुम चुप रहो, मैं हूं ना, तुम्हें क्या जरूरत थी मर्दों में कूदने की। चाहे वो लड़ाई तक ही क्यों ना चली जाए, चाहे उसके बाद एक दूसरे का गिरबान फाड़ के इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन खवातीन को और खातून को कहा जाता है चुप रहो। ये डबल स्टैंडर्ड ही है। जैसे बच्चों में और मतलब कि अपनी बेटी में और बेटे में भी फर्क होता है। बेटे को अगर बेटा है तो बेटे को अच्छे स्कूल में डाला जाता है, बेटी को नहीं डाला जाता। बहुत सारे घरों में आज भी ये होता है, कहते हैं तुम क्या, इसने तो कमाना है, इसने तो कमाना है। ये हम भूल जाते हैं कि पालना तो अल्लाह ने है हमें, इससे तो हमें कमाना है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और इवन के कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ दस्तरखान में भी डबल स्टैंडर्ड है। बेटों को अच्छा खाना दिया जाता है, बेटियों को थोड़ा सा कमतर खाना दिया जाता है, हालांकि दोनों ही आपके जिगर के टुकड़े। या पहले ही कहते हैं कि पहले भाई के लिए अलग आएगा, उसके लिए अलग रख दो, बाद में फिर तुम क्या करोगे। इवन के अगर दूध है तो अगर मतलब के अफोर्ड कर सक रहे हैं, दूध दे रहे हैं, तो जो अगर मिल्क का एक ग्लास है तो लड़के को दे देते हैं, लड़की को नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार बिल्किस जी ये भेदभाव किया जाता है, जरूर किया जाता है, लेकिन
यहाँ पे ना लोगों की शायद वसाइल कम होते हैं। When they have to choose, तो वही बात कि लाशऊरी तौर पे वो बेटे को चूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वसाइल बहुत हैं तब मेरे ख्याल में काफी हद तक अब हम इक्वलाइजर पोजीशन पे आ गए। लेकिन फिर भी सिद्रा आजकल, लेकिन अगर हम एक इन जनरल बात करें, लाइक अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल्स, लाइक जो कि जिन पे हम मेजॉरिटी मैसेज की बात करें, वहाँ पे आज भी है अगर आप हालांकि आपकी बेटी जो है वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी होगी, उसकी परसेंटेज एंड मार्क्स ज्यादा अच्छे आते होंगे एज कम्पेयर टू योर सन। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं। इंटरनेशनल पढ़ाई के लिए अगर वो जाना चाहेगा, बेटे को भेज देंगे, बेटी को नहीं भेजेंगे। ये तो कल्चरल इश्यूज हैं। आप ये देखें कि इस वक्त जिस जगह हमारा माशरा जा रहा है, जहाँ पे शादियां डिलेड हो रही हैं, रिश्ते अगर आते हैं, अगर एक तलाक याफ्ता मर्द का रिश्ता आता है उसको बुरा नहीं समझा जाता, एज लॉन्ग एज कि वो बड़ा फाइनेंशियली वेल्दी एस्टैब्लिश्ड हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन लड़की की बात खत्म हो जाना, बेशक उसकी मंगनी बेचारे की टूटी हो, वो उसके लिए ब्लैक स्पॉट बन जाती है। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे थे डबल स्टैंडर्ड्स की और इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे हम पहुंचे थे, वो है रिश्ता और शादी से रिलेटेड। हमारे यहाँ मर्द हजरात को आम तासुर यही है कि 100 खून माफ हैं, अगर उनकी शादी नहीं चली कोई मसला नहीं है, वो वापस बैचलर बन के मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर वो डिवोर्स्ड हो, उनके 2 बच्चे भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड अगर ये ख्याल ही हो कि लड़की की कहीं बात चल रही है, वो बात सीधा जाके ब्लैक स्पॉट लगता है लड़की के कैरेक्टर पर, या एक रूमर भी उड़ा दिया जाए इस बात को लेके, तो भी उस लड़की के पास जाना, रिश्ता लेके जाना लोग अवॉइड करते हैं। 10 जगह छानबीन करेंगे, पूछवाएंगे कि क्यों भाई। अच्छा, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती है जो मैंने आज ऑन एयर करेक्ट करनी थी। हम अक्सर जो है ना लोगों को कहते हैं कि फरहान इस लड़की का अफेयर चल रहा है। प्लीज खवातीन और हजरात, अफेयर मैरिड लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कहीं पे इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको कहा जाता है। अगर आप सिंगल हैं तो वो अफेयर नहीं होता, वो पसंदीदगी हो सकती है, वो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो लाइकिंग हो सकती है। उसको अफेयर कहना बंद करें क्योंकि उसकी एक नेगेटिव कॉनोटेशन आप बना देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, राशिद बोल रहा हूँ जी। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? क्या मैं अभी थोड़ा डर रहा था कि आप अफेयर की वो डेफिनेशन बता रही थी तो वो जो शादीशुदा का अफेयर है, मैंने कहा कहीं ये ना कह दें कि जो अनमैरिड है उनके लिए फेयर है वो। वैसे मैं बार बार सोचती हूँ इतना नेगेटिवली उसको क्यों बताते, किसी को कोई पसंद करता है ठीक है, नहीं उसका अफेयर चल रहा था। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात है बेसिक थोड़ी सी मेरे ख्याल में, जो हम लोग थोड़ी सी जाहलियत है हमारे अंदर। हाँ। कि हम ये समझते हैं कि बेटी को, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये पराया धन है, ये हमारे मुस्तकबिल का एसेट नहीं है। सही। इसलिए उसके साथ बड़ा नारवा सलूक किया जाता है, हालांकि वो भी जिगर का टुकड़ा है। उसके साथ अगर आप सिर्फ ये एजुकेट होने की जरूरत है, वो अगर अच्छी तालीम याफ्ता होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो उसकी आगे फैमिली अच्छी बनेगी। सही कह रहे हैं। ये हम बड़ा फर्क गलत करते हैं। अगर हम बेटे और बेटी में कोई फर्क ना करें तो यकीन करें अल्लाह ताला ऐसी बरकत डालेगा तो बेटा आपका एसेट बनेगा। राशिद साहब, लेकिन जो इशू हमने रेज किया, मुझे बताइए कि जब एक रिश्ता किसी के यहाँ भिजवाया जाता है, लड़का अगर डिवोर्स्ड हो, उसकी पहले कहीं मंगनी खत्म हुई हो, बात पक्की होके खत्म हुई हो, निकाह खत्म हुआ, उसको इतना मायूब नहीं समझा जाता, जबकि लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट बना दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसकी वजह ये है कि हम सही तरह से बेटों की तरह बच्चियों को ऑन नहीं करते। हम कहते जान छुड़ाएं इससे, ये गलत है। बेटी भी आपकी तरह उसी तरह इम्पोर्टेंट है जैसे बेटा है, तो इसमें फर्क बिल्कुल नहीं, हमें ऑन करना चाहिए। और ये जितना बेटी भी ख्याल करती है, आपके लिए एहसास करती है, शायद बेटा इतना नहीं करता। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने का। फरहान, आप इस मामले में क्या कहेंगे? अच्छा सिद्रा, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है चाइना की। अच्छा। आपने अभी देखा होगा कि जेंडर गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाइना में हुआ क्या कि लेट 70s में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यू कैन हैव ओनली 1 चाइल्ड। तो लोगों ने प्रेफर किया कि बेटा ही हो, क्योंकि आगे चलकर वो कमाएगा, बेटी होगी तो वो डेफिनेटली पराया धन है। तो हुआ ये कि 80s के बाद जो जनरेशन आई उसमें ज़्यादातर जो पैदा हुए चाइना में लोग वो मेल ही थे, और अगर किसी को पता चल जाता कि उनके यहाँ बच्ची होने जा रही है तो वो एबॉर्शन की तरफ चले जाते हैं। अब आप देखें वो जो जनरेशन जो कि 80s की जनरेशन और 90s, अब जो जनरेशन है वो अपने 30s एंजॉय कर रहे हैं। बट जेंडर गैप इतना बढ़ गया है कि चाइना में अगर किसी घर में कोई जो है वो खातून है तो वो उनके लिए अब बड़ा सरमाया है। बट देन दे रियलाइज़ कि ये हमने बहुत गलत काम किया।
बेटियों को ना पैदा करके। जहाँ जहाँ इंटरवेंशन होती है, अगर आप इसको आज ही के मामला से जोड़ना चाहें, इंडिया में जो इस वक्त नेशनल रजिस्ट्रेशन मूवमेंट चलाई जा रही है कि हर शख्स को अपने कवायफ देने पड़ेंगे कि जी मेरे दादा परदादा यहीं रहते थे, क्या आपको पता है इसकी सबसे बड़ी विक्टिम अगेन खातून है? क्योंकि वंस अगेन जस्ट लाइक दिस इंटायर रीजन, भारत में सबसे ज्यादा लड़कियों की शादी अंडर एज होती है, यानी वो 15-13 साल की उम्र से भी कम होती हैं। तो ना उनके पास उनका कोई नेशनल ID कार्ड है, पढ़ाई उनको कराई नहीं जाती। तो एक बहुत बड़ी आबादी का पोर्शन है जिसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जो उनको इवन एक भारतीय नेशनल बताए। सो दीज आर अगेन डबल स्टैंडर्ड्स। तमाम जो आपके आईनी हुकूक बनाए जाते हैं वो सबसे वल्नरेबल तबके के लिए वही हुकूक आपके सामने लेके आए जो सबके पास हो, यानी एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आए। बट दैट्स द रियल क्वेश्चन। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है राहील महमूद। जी राहील साहब, मैं आपके पास बड़ा अच्छा मौका मुझे मिला है कि फरहान अली जमाली यहाँ पे कंसल्टेंट बैठे हुए, मैंने इनके बारे में काफ़ी जो है वो पढ़ा भी है। तो और मैं जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। जी जी। तो मुझे इसी हवाले से एक बात करनी थी कि जो ऑफिसेस में जो डबल स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं जी, इसके हवाले से मुझे ये जानना है कि अगर कोई बंदा इसका शिकार हो तो वो इस सिचुएशन को जो है वो किस तरह से डील। थोड़ी रोशनी डालेंगे किस किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स? राहील, किस किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स ऑफिसेस में? मैं अगर बात करूं कि डबल स्टैंडर्ड इस तरह के होते हैं कि वर्कर्स को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, मैनेजमेंट स्टाफ को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। तो मैं ये चाह रहा था इस चीज में मुझे थोड़ा सा मिले। और अगर पर्सनली भी लाइक बॉस की पर्सनल डिसलाइकिंग और लाइकिंग होती है, कोई बॉस है जो किसी को लाइक कर रहा है, किसी को डिसलाइक कर रहा है, इस तरह की कोई बात है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकली चाहूंगा फरहान से मुझे इसका आंसर मिले, क्योंकि मैं इसी फर्टर्निटी से ताल्लुक रखता हूँ, प्राइवेट। बहुत बहुत शुक्रिया राहील। आई विल आस्क फरहान अबाउट दिस। जी फरहान, क्या कहेंगे? अच्छा, आई एम वेरी लकी कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे हमारे पास जो कैंटीन होती है, मेरे साथ जो बैठे हजरत खाना खा रहे होते हैं वो GM है, और साथ वाली टेबल्स पे हमारे डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट की टेबल लगी हुई होती है। बट जब मैं रोड क्रॉस करता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में देखता हूँ, तो वो जो गटर लाइन बनी होती है उसके ऊपर ठेले लगे हुए होते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, जो कि डेफिनेटली उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है, मैंने कभी नहीं देखा कि वो वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हों। सही। तो ये जो राहील ने अभी बात की कि अगर कोई फील कर रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड का शिकार हो रहा है, तो मेरी नज़र में सबसे जो पहला काम उसे करना चाहिए, उससे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बीमारी है कि हम डिनायल मोड में रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नहीं नहीं हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा। नहीं फरहान, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद मैं इन्हीं इदारों के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या वहाँ पे कोई सुनवाई भी है? क्या हमारे यहाँ जो टॉप लीडरशिप स्टाइल है, जिसको एक ज़माने में बड़े नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ हम सेठ कहते थे ना कि सेठ को तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या अब सेठ को फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है कि उसके यहाँ के जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इस बात से नाखुश हैं कि आपने एक तबकाती निज़ाम बनाया हुआ है और आप जो चाहें, यानी ये तो मॉडर्न डे स्लेवरी है ना, कि जिस तरह के यानी हालात में आप काम करवाना चाहें, जिस तनख्वाह में करवाना चाहें, अपनी मर्जी से करना चाहें, जब दिल चाहे तनख्वाह दें, एंड आपकी कोई सुनगुन नहीं है। अच्छा सिद्रा, मुझे लगता है कि अब ये चेंज हो रहा है, क्योंकि अब कंपनीज ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि जो इंसान है वही उनका सबसे मोस्ट एसेट है, वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि वही इंसान है जो कि उस कंपनी को रेवेन्यू भी लाकर देता है, या उस कंपनी को डुबोने में भी उसी इंसानों, उन्हीं वर्कर्स का हाथ है। तो मुझे लगता है कि अब जो ट्रीटमेंट हो रही है वो पीपल सेंट्रिक हो रही है। आई डिसएग्री विद यू। आप ये देखें कि इस वक्त भी बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जब यहाँ पे सेटअप हो रही थी, हुकूमतों ने खुद कहा, यानी हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, हुकूमत KPK ने कहा कि ये मिनिमल वेज होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गुर्बत इतनी ज्यादा है, लोग इतनी मुफलिसी का शिकार हैं, अगर यही कंपनियां चाहें उनसे आधी कीमत में इनको रखने के लिए, तो भी कतार उतनी लंबी लग जाती है लोगों की काम करने के लिए। बिल्किस क्या कहेंगी इस बारे में? मैं आपसे एग्री करती हूँ। ये जो दोहरा स्टैंडर्ड है, बॉस की पसंद नापसंद होती है, और एक खौफ के साए में ना लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे होते, चाहे कॉर्पोरेट में हो चाहे किसी में भी हो, कि पता नहीं मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए जी, बॉस को कुछ हो जाए। स्पूनिंग हो रही होती है, बटरिंग हो रही होती है, और जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी तरक्कियां हो रही होती है। जो सही वाले लोग होते हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं, और जैसे हमने शुरू में बात की थी, उनसे कहा जाता है 2 घंटे में ये काम करके मुझे चाहिए टेबल पे, चाहे वो 3 हफ्ते तक उसको पड़े भी ना। बिल्कुल, ये होता है, और ये खत्म आप ये भी नहीं हुआ। और जितनी गुर्बत बढ़ेगी,
ये चीजें बढ़ती चली जाए। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये तो गरीब तबके की बात ही थी, बता कितनी दफा वी हैव बीन इन द फील्ड ऑफ मीडिया, हम इदारों के काम नहीं लेंगे, कई जगह आपको लगता था कि आप इससे ज्यादा पैसे डिजर्व करती हैं, आप इससे ज्यादा माइलेज एंड प्रमोशन डिजर्व करते हैं, लेकिन आप बात नहीं करते थे ये सोच के कि यार उनको बुराई ना लग जाए, मैं निकाल ही ना दें। होता है या नहीं? एग्जैक्टली ऐसा होता है। दूसरी फेवरेटिज्म भी बहुत होता है। बिल्कुल, आपको फेवरेटिज्म बहुत होता है, आपको पता होता है कि तो कहीं कहीं जगह तो ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि यार आपकी बात हो गई है, यू आर डन एंड यू ऑलमोस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट, बट लेकिन वेरी नेक्स्ट डे यू केम टू एक पैराशूट आता है जो उड़ के वहां पे पहुंच जाता है और आपको पता नहीं क्या होता है। एक और कॉलर है जी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं सदर अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है बाब साहब आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, क्या कहेंगे आप हमारे टॉपिक के बारे में? देखिए, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि जो हमारी कौम की माएँ होती हैं जी, वो फ्यूचर के बच्चों के रवैये बनाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। बिल्कुल। तो जितनी एटीट्यूड्स हैं, अगर आप बगौर जायजा लें तो सबसे ज्यादा माएँ जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स मतलब का शिकार होती हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उनकी तरबियत नहीं करेंगे जी, और बेसिकली उस लेवल से हम पूरी जनरेशन को मतलब ट्रेन नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मसले का हल नामुमकिन है। बाब साहब, इन अदर वर्ड्स यानी जिस माँ की ये काम है कि वो तरबियत करे, जब उसके साथ ही ज्यादती हो रही होगी, वो जिस घर में है वहाँ पे सास अपनी बेटी में और उसमें इतना भेदभाव कर रही है, फर्क तो वहीं से पैदा हो गया। जी देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी घरानों में ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि बेसिकली माएँ जो हैं अपनी तमाम तर जो भी उनको आज़ादी मैसर है उसके बावजूद बेटा और बेटी में फर्क करती हैं। बेटे का बड़े से बड़ा जो मतलब गलत काम है उसको मिनिमाइज करती हैं और बेटी के छोटे से काम को भी बड़ा करती हैं। आई डोंट नो क्या इशू है, लेकिन ये औरतों की साइकोलॉजी में इशू है बहुत बड़ा। आपके कहने का मतलब है कि खातून बेचारी बेशक वो अगर 6 साल की बच्ची क्यों ना हो, वो पूरे खानदान की इज्जत, उसकी गैरत, उनका समाज में जो एक मर्तबा है, उस सब का बोझ अपने कांधों पे लेके निकलती है बेचारी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसके पीछे अगर आप डेप्थ में जाके देखें, औरतों के जो बनाए हुए रवैये हैं, औरतों के जो रवैये बनाए होते हैं ना, उसी से मर्द इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर का बच्चा इन्फ्लुएंस होता है जो बड़ा होकर मर्द बनता है, और वो जो माँ की पूरी ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली उसकी जुबान पे और उसके दिमाग में चल रही है। तभी बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि आप किसी से अगर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं ना किसी मर्द से, पहले उसकी माँ को जरा गौर से देख लें, क्योंकि वो 50% अपने जो वैल्यूज हैं बल्कि 90% वो वही कैरी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल वहाब साहब। इन्होंने तो खैर बेटे और बेटी का फर्क बताया। फरहान, मुझे ये बताएं कि जो सास अपनी बेटी और अपनी बहू में फर्क करती है वो कितना बड़ा अलमिया है? अब देखें उससे कितना घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इवन अगर बच्चे हैं, अगर वो ये फ़र्क देख रहे हैं तो उनकी तरबियत पे बहुत बुरा असर होता है, फिर वो दादी और नानी में फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वर्दा, यानी अपनी बेटी के लिए हमें ऐसा दामाद चाहिए जो हर वक्त उसका ख्याल रखे, लेकिन अगर बेटा ये करे तो वो जन मुरीद है। वो जन मुरीद है। दूसरी बात है, अच्छा अगर आपकी बहू आपके जो उनकी फैमिली में ससुराल वाले आनंद आ रही है, जो भी आ रही है, आपकी भाभी आ रही है, आपको ख्याल करना तो यार उसका फर्ज है, ये मेरी बेटी 2-3 दिन के लिए आती है, लेकिन अगर वही आपकी बेटी अपने नंबर के लिए कर रही है तो बेचारी अपने आप ही तुम बहुत भोली हो, बहुत नुकसान करोगी, बोलना सीखो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। दोहरे निज़ाम की क्या बात की जाए, जितनी मिसालें चाहें आपको मिल जाएंगी। हमने कहा तबकाती फ़र्क है, मर्द और ख़ातून का फ़र्क है, इवन आपके अगर हम बात करें देही इलाके और शहरी इलाकों का फ़र्क है। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका ताल्लुक देही इलाके से, लेकिन वो पढ़ाई के लिए, काम के लिए शहरी इलाके में रह रहा है, उससे ज़्यादा बेचारा कन्फ्यूज़ कोई नहीं होगा, बिकॉज उसको शहर में शहरी अखबार से रहना है, लेकिन वो वापस जाकर ये रिफाइंड थाट, यानी जहाँ पर अगर इक्वालिटी की बात की जाए, ख़वातीन की पढ़ाई की, उनके हुकूक की, उनको इवन इलाज मौलजा उनके कराने की बात की जाए, तो दूसरी तरफ से फिरसूदा जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उसका एक ऐसा पुशबैक आता है कि आप ये दोहरे म्यार की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। तभी आप अक्सर ये भी देखें कि लोगों ने एक ख़ानदान में शादी की हुई होती है जो कि देही इलाके में होती है, और उस बेचारी को उसी तरह के सर्कमस्टांसेस में रखा जाता है, कोई सहूलतें नहीं दी जाती, कोई उसकी दिलजोई नहीं होती, और फिर अपनी लाइफ को जीने के लिए वो मर्द हज़रात शहरों में दूसरी शादी कर लेते हैं। फरहान, ये आपने कॉमन, क्योंकि आपने देखा है रूरल बैकग्राउंड या छोटे शहर का बैकग्राउंड, ये ख़वातीन के लिए भी और मर्द के लिए भी कितना मुश्किल है?
सिजरा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको अपने घर की बात बताऊं, बिकॉज मेरा ताल्लुक रूरल सिंध से है जी। तो जब आई वांटेड कि मेरी सिस्टर्स पढ़ें तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली कि नहीं बच्चियां हैं, ये कैसे पढ़ेंगी, ये कैसे कराची जाएंगी, ये कैसे जमशोरो जाएंगी। एंड वन डे पता लगा कि एक सिस्टर का वजीफ़ा आया है कोई कुछ हज़ार रुपयों का, और वही मेरी सिस्टर को 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा लड़कों के साथ सिर्फ और सिर्फ वो कुछ हज़ार रुपए का वजीफा लेने के लिए। वो एक्सेप्टेबल था। तो मेरे लिए ये डबल स्टैंडर्ड इंतहाई हैरान कुन है। बट जैसा कि आपने कहा कि चूंकि तालीम से फ़र्क आता है, तो अभी जब मैं अपने ख़ानदान में देखता हूँ तो मेरी छोटी सिस्टर वो मेहरान यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रही हैं, और इतने दबाव के बावजूद भी मैंने कहा कि नहीं, अगर तब्दीली लानी है तो घर से तब्दीली आनी चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि आई एम सो प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग फरहान। आपने ना सिर्फ लोगों की जिंदगियों को टर्न अराउंड किया, यू हैव बीन दैट बीकन अपने घर में भी। लेकिन मुझे एक सवाल डॉक्टर बिल्किस आपसे करना है। आपका भी ताल्लुक चित्राल से, वहाँ पे भी हम देखते हैं किस तरह के फ़र्क लोग आपस में करते हैं, ख़वातीन के लिए भी मर्दों के लिए भी। इन्होंने जो एक बात कही, मुझे ऐसा लगता है तालीम का फ़र्क एक मिडिल क्लास लेके आती है, क्योंकि उसमें एक हंगर, एक ड्राइव होती है। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, जिनके पास वसाइल हैं, उनके बच्चे बाहर भी पढ़ के आते हैं, लेकिन जब वापस अपने इलाके में आते हैं तो वहाँ की फिरसूदा निज़ाम को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? उनको एक नशा होता है ना, इक़्तिदार का नशा, उस चीज़ का नशा। वो इंजॉय करते हैं कि कोई उनकी टांगे दबाए, है ना, कि वो ये जो एक चीज़ होती है ना, देखिए इंसान की फितरत को हम नहीं बदल सकते। जो उनका खमीर उठाया हुआ होता है, तो खमीर को हम बदल नहीं सकते। चाहे डबल स्टैंडर्ड चित्राल में भी बहुत है, ख़वातीन के सामने तो उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात की जाएगी, मगर उसके जाते ही या उसके उठते ही, या अगर किसी की बेटी तरक्की कर रही है या किसी की बेटी ने नाम कमाया है, तो मुंह पर शायद हो सकता है उनके वालिदैन से अच्छे 2 बोल दिए जाएं, लेकिन पीछे से बुराइयां ही होती है। ये डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, क्योंकि आपने कोई चीज़ अचीव नहीं किया ना, आपकी अचीवमेंट नहीं है, तो आप दूसरों को जो है ना, मतलब कि अपनी अंदर की जो चीज़ है ना, आग बुझाने के लिए आप बुराई ही कर सकते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो है बिल्कुल, और ये औरतों के लिए ज्यादा है और अगर के लिए ये हमारा चलता हुआ निज़ाम है, और इसमें हम कहते हैं कि जो लोग जिनसे उम्मीद लगा सकते थे कि ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास एक्सपोजर है, वो भी कुछ नहीं कर रहे, तो फिर चेंज कैसे आएगा? एग्जैक्टली मसला ये है कि हमारा चेंज आ ही नहीं सकता ना, लोग चाहते हैं कि आए। आपकी बात को आगे, मैं सीरियसली आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जैसे आप कहती हैं कि जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको दी है इतनी दौलत के, उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन जब वो अपने इलाके में आ रहे हैं, दे डोंट वांट दैट चेंज, They're not going to accept it. क्यों? उनको पावर का नशा है। अच्छा, बाय द वे ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो पिछले 10 सालों से 20 सालों से अमेरिका में मुकीम है, लंदन में मुकीम है, बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़े, लेकिन जब पाकिस्तान दुल्हन लेने के लिए आते हैं तो स्टैंडर्ड वही होता है जो घर बैठेगी, मेरे बेटे को गोल रोटी बना के देगी। सो अनफॉर्चुनेटली ये गोल रोटी का डबल स्टैंडर्ड नहीं जाता। बट थैंक यू सो मच वर्दा, डॉक्टर बिल्किस एंड फरहान। अभी वक्त इतना ही है। प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन आवर मंडे डिस्कशन, वो एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे है। वी हैव अ ग्रेट लाइन अप फॉर दैट एज वेल, और आपकी सपोर्ट भी उसमें चाहिए होगी। लेकिन इस वक्त अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।